पार्थ अरु का नंबर डायल करता है और अरु को फोन करते वक्त लगातार उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। सिर्फ पार्थ ही नहीं पर रो को उस हालत में देखकर राघव, साक्षी और नीति के भी आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ द वर्ल्ड हॉस्पिटल में अरु अपनी बैक टू बैक 2 सर्जरी करने के बाद पूरा थका हारा अपने कैबिन में आता है और एक कांच के ड्रॉवर से अपना फोन लेते हुए सोफे पर बैठता है जो उसके कैबिन में होता है। ओटी में जाने से पहले अरु ने अपना फोन साइलेंट पर कर दिया था, तो अभी वो अपना फोन साइलेंट से हटाता है और उसके साथ ही एक ग्लास पानी पीता है। पानी पीने के बाद अरु अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, यार आधी रात को मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही थी। इतने ठंड के मौसम में भी मुझे पसीने छूट रहे थे और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मेरी बच्ची ठीक तो होगी ना? कॉल करूं क्या? नहीं, कल की वजह से सब थक चुके थे तो अभी सो रहे होंगे, उन्हें ऐसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बाद भाई को कॉल करके पूछ लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना कहकर अरु अपना फोन टेबल पर रखने ही वाला होता है कि उतने में ही उसका फोन बजने लगता है और जब अरु कॉलर देखता है तो 1 मिनट के लिए चौंक जाता है और खुद से कहता है, अरे वाह, पार्थ भाई तो मेरे दिल की बात जानने में एक्सपर्ट हो गए हैं। यहाँ मैंने कहा नहीं और वहाँ उन्हें पता भी चल गया कि आई वॉज मिसिंग माई प्रिंसेस। अरु पार्थ का कॉल रिसीव करता है और कहता है, हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। तभी पार्थ दूसरी तरफ से रोते हुए अरु से कहता है, अरु प्लीज कम टू केएम फास्ट, इट्स वेरी अर्जेंट। इस पर अरु थोड़ा घबरा जाता है और अपनी जगह से उठते हुए पार्थ से पूछता है, क्या हुआ है भाई, आप रो रहे हो? वहाँ सब ठीक है ना? परी ठीक है। तभी पार्थ अपना कंट्रोल खोते हुआ बुरी तरह से रोने लगता है और अरु से कहता है, मैं तुम्हें फोन पर कुछ नहीं बता पाऊंगा अरु, प्लीज तुम यहाँ आ जाओ और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आने की कोशिश करो, टाइम नहीं है हमारे पास अरु। पार्थ की बात सुन अरु का दिल फिर से जोरों से धड़कने लगता है और वो पार्थ से कहता है, मैं आ रहा हूँ भाई, प्लीज आप संभालिए खुद को। इतना कहकर अरु फोन कट कर देता है और अपने रूम से बाहर जाने के लिए भागता है। जैसे ही वो अपनी कैबिन का दरवाजा खोलता है वो ऋषि से टकराता है। तभी ऋषि अरु को पकड़ते हुए उस पर थोड़ा चीखते हुए है, अबे गधे, कहीं पर आग लगी है क्या जो उसे बुझाने के लिए तू इस तरह से भागते हुए जा रहा है? इतनी क्या जल्दी है तुझे जो तुझे मेरी तरह ये पहाड़ जैसा लड़का नहीं दिखा? इस पर अरु ऋषि से कहता है, प्लीज मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ ऋषि, इट्स सीरियस। अरु की बात सुन ऋषि उससे पूछता है, अरु क्या बात है, तू परेशान लग रहा है, सब ठीक है ना? तभी अरु ऋषि को बताता है, पता नहीं ऋषि, अभी मुझे पार्थ भाई का कॉल आया था और वो रो रहे थे। उन्होंने मुझे वजह तो नहीं बताई पर इतना जरूर कहा कि जितनी जल्दी हो सके मैं वहां पहुंचूं। इस पर ऋषि अरु से कहता है, तो चल मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ। तू ना अभी हड़बड़ी में है तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। चल। ऋषि की बात मानते हुए अरु ऋषि के साथ हॉस्पिटल से केएम के लिए निकल जाता है। इधर केएम में गुजरते हुए एक एक लम्हे के साथ रो की हालत और खराब होने लगती है। रो की बॉडी अभी भी ठंड की वजह से पूरी तरह से जमी हुई होती है और इतना ही नहीं, ठंड की वजह से रो के गुलाबी होंठ अभी पूरी तरह से नीले पड़ चुके थे, जो सच में एक बहुत सीरियस बात है। रो की पूरी बॉडी तो बर्फ जैसी ठंडी थी पर उसका माथा अभी किसी ज्वालामुखी की तरह तप रहा था। वो चारों रो के हाथों और पैरों को रब कर रहे होते हैं और उसकी बॉडी अभी 3 से 4 बड़ी बड़ी कंबल से ढकी हुई होती है। रो का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। तभी राघव पार्थ की तरफ देख चीखते हुए उससे कहता है, यार फोन लगा ना एक बार उसे, अरु को और कुछ कहा है। ये बच्ची अपनी सांसें भी नहीं ले रही है ठीक से। इस पर पार्थ अपने बहते हुए आंसू पोंछता है और अपने फोन को पकड़ते हुए राघव से कहता है, डैड मैं अभी को। पार्थ आगे बोलने ही वाला होता है कि वहां अरु और ऋषि आ जाते हैं और ऋषि उनसे कहता है, हम आ गए अंकल। दौड़ने की वजह से वो दोनों तेजी से हाँफ रहे होते हैं पर जैसे ही उनका ध्यान कंबल में ढकी हुई रो पर पड़ता है वो डर जाते हैं और तभी अरु उन सबसे पूछता है, परी ये ऐसे क्यों सो रही है और इतनी सारी बेडशीट्स उस पर क्यों डाली है? अरु और ऋषि को वहां देख राघव बिना कोई देरी किए उन्हें पूरी सिचुएशन बताता है कि उन्होंने रो को सुबह किस हालत में देखा था। राघव की बात सुनकर तो जैसे अरु की पूरी दुनिया ही रुक जाती है और वो पीछे की तरफ गिरने ही वाला होता है कि ऋषि सही समय पर उसे संभाल लेता है। अरु को पूरी तरह से ब्लैंक देख के ऋषि उससे कहता है, अरु देखिए, रोने और ऐसे ब्लैंक होने का टाइम नहीं है। पहले ही हमारे हाथों से बहुत वक्त निकल चुका है, वी कांट वेस्ट मोर टाइम नाउ। प्लीज भाई अपने होश में आ, बच्ची की जिंदगी दाव पर लगी है। ऋषि की बात सुनकर अरु को एहसास होता है और वो रो की तरफ बढ़ता है। अरु कंबल के अंदर अपना हाथ डालकर रो की बॉडी को टच करता है और अगले ही पल उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और उसके चेहरे पर स्ट्रिक्टनेस आती है। अरु ऋषि की तरफ देख बिना किसी इमोशंस के उससे कहता है,
इसकी पूरी बॉडी आइस की तरफ कोल्ड हो चुकी है और ऐसे में हमें कुछ भी करके इसके बॉडी को हिट गर्माहट प्रोवाइड करनी होगी। अरु उन चारों की तरफ देख उनसे कहता है, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, हम दोनों हैं यहाँ। प्लीज। अरु की बात मानकर ना चाहते हुए भी वो लोग रूम से बाहर चले जाते हैं और इधर अरु ऋषि के साथ मिलकर अपना काम शुरू करता है। ऐसे ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं और अभी अरु पूरी फैमिली के साथ हॉल में बैठा हुआ होता है। रो की खबर सुनकर वो सभी केम आते हैं जो कल हॉस्पिटल में थे। रो के पास मीरा और पंखू होती है। तभी करण उन सबसे कहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसे अचानक से क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इतनी बात बिगड़ गई और बच्ची की जान पर आ गई। इस पर ऋषि करण से कहता है, मुझे पक्का ये परी के पास से रिलेटेड कुछ लगता है। हाँ, इससे पहले भी उसकी तबीयत खराब हुई है पर कल और आज तो उसकी कंडीशन आउट ऑफ द कंट्रोल थी। तभी ऋषि अरु की तरफ देख उससे कहता है, अरु प्लीज पूछना उससे, क्योंकि अभी ये बहुत जरूरी हो गया है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उसके पास से रिलेटेड जो भी घाव है अभी वो पूरी तरह से फ्रेश हो चुके हैं। ऋषि की बात को सुनकर अक्ष उन सबकी तरफ देख कहता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर प्रिंसेस को इतना डर लगता है तो कल उसने अकेले रहने का फैसला क्यों किया, जबकि कल तो उसे सबके साथ रहना चाहिए था। इस पर अरु अक्ष से कहता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। अरु अक्ष की तरफ देख उसे बताता है, पता है अक्ष, अगर किसी इंसान के आगे कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए ना जिससे उसका अतीत जुड़ा है तो इस वजह से उस इंसान को वो सब कुछ फिर से को याद आने लगता है। अगर हमारे पास में कुछ अच्छा है तो वो हमें बहुत खुशी, बहुत सुकून देता है, पर वही अगर पास में कुछ बहुत ही बुरा और दर्दनाक हादसा हुआ हो ना तो वो हमें दर्द और तकलीफ के साथ साथ ऐसा डर भी देता है जो धीरे धीरे हमारी जान लेने के लिए काफी है। अतीत की बुरी यादों से तो हम जैसे अच्छे अच्छे नहीं संभल पाते तो वो एक छोटी सी बच्ची क्या करेगी। मैंने कल कहा था परी से तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कल आज बताएगी, जबकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि कल की रात उसके लिए बहुत भारी होने वाली थी। वो चाहती तो इन लोगों से कपूरस कह सकती थी कि आज रात के लिए उसे इन सब के साथ रहना है, पर उसने चुना भी तो क्या अकेलापन और दर्द, पता है क्यों? वो सभी अरु की तरफ देखते हैं जिसकी आंखों से आंसू अभी किसी झरने की तरह बिना रुके बह रहे थे। तभी अरु उन सबकी तरफ देख उनसे कहता है, उसे पता था कि सब उसके लिए बहुत परेशान हो जाएंगे और हमारी प्रिंसेस किसी को अपने लिए परेशान भला कैसे कर सकती है। बड़ी ही चालाकी से उसने आप सबसे कपूरस अपनी बात मनवा ली और देखो खुद इतने दर्द और तकलीफ में अकेले तड़पती रही। उसने कल अपने मन की तो कर ली पर इतना नहीं सोचा कि अगर उसे कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे। माँ, मैं कैसे रहूंगा, मेरा ख्याल भी नहीं आया होगा ना उसे। तो ठीक है, अभी मैं भी गुस्सा हूँ उससे और इस बार इतनी आसानी से वो मुझे मना नहीं पाएगी। बहुत मजा आता है ना उसे सबको ऐसे रुला के, तो इस बार उसे ऐसी सीख मिलेगी कि आगे चलकर अपनी लाइफ के साथ खेलने से पहले वो 100 बार सोचेगी। उसने मेरा प्यार देखा है पर अब वो उसके अरु का लाड प्यार नहीं बल्कि अरहान मल्होत्रा की स्ट्रिक्टनेस देखेगी। अरु की बात को सुनने के बाद विशाल अरु से कहता है, आर यू श्योर अबाउट दिस बेटा? एक बार फिर से सोच लो क्योंकि हम जानते हैं कि अरहान मल्होत्रा कैसा है और सच कहूं तो बच्ची झेल नहीं पाएगी अरु। तभी पार्थ अरु का साथ देते हुए विशाल से कहता है, नहीं अंकल, अरु ने जो भी फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है और इसमें मैं अरु के साथ हूँ। मैंने भी समझाया था परी को कि ऐसी कोई भी हरकत ना करे जिससे उसकी जान को खतरा हो, पर क्या किया उसने, सिर्फ अपनी ही मनमानी की ना। इस बार सिर्फ अरु ही नहीं मैं भी उसे पनिश करूंगा। तभी वहां बैठा रोहन अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए वो अरु और पार्थ की तरफ देख उनसे कहता है, तुम दोनों बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। बच्ची है वो, अगर एक बार में नहीं समझी तो फिर से उसे समझाओ, मान जाएगी, पर भूलकर भी अपने गुस्से और नाराजगी में आकर ऐसा कदम मत उठाना कि जिसके लिए तुम दोनों को सारी उम्र पछताना पड़े। एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा दो तुम कि अगर तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई या उस बच्ची को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। राघव भी रोहन का साथ देते हुए अरु और पार्थ की तरफ देख उनसे कहता है, नहीं मैं करूंगा, मेरे लिए मेरी बच्चियां जरूरी है, ना कि ये कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं। रोहन और राघव की बातों को सुनकर अरु कुछ बोलने ही वाला होता है कि मीरा ऊपर से रोते हुए अरु से कहती है, अरु भाई वो परी को देखो ना, वो ठंड की वजह से बहुत कांप रही है। मीरा की बात सुनते ही अरु ऊपर की तरफ भागता है और सब अपने अपने जगह से उठकर ऊपर जाने ही वाले होते हैं कि ऋषि उनसे कहता है, आप सब प्लीज यही रुके। ऋषि की बात को समझते हुए वो सब नीचे ही रुक जाते हैं और ऋषि भी अरु के पीछे ऊपर रो के रूम की तरफ भागता है। रो की रूम में पंखू रो के हाथ को रब करते हुए रो रही होती है और तभी अरु और ऋषि दोनों रूम में आ जाते हैं और ऋषि पंखू को बाहर भेजता है। पंखू के जाने के बाद जब अरु रो को चेक करता है,
रो की बिगड़ती हालत देख वो भी डर जाता है और ऋषि की तरफ देखता है जो अभी रो के हाथ को रब कर रहा होता है। अरु ऋषि की तरफ देख उससे कहता है, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ है ऋषि, हाइपोथर्मिया है। हमने ऑलरेडी प्रिंसेस को हाई डोज दिए हैं और यहाँ तक कि सभी तरीके भी ट्राई किए मेडिकल होम रेमेडीज पर उन सबका कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तभी ऋषि अरु की तरफ देख उससे कहता है, हमने सब कुछ तो ट्राई किया अरु, पर एक चीज नहीं की जो शायद बहुत से लोग यूज भी करते होंगे अगर उनके पास सही टाइम पर मेडिकल हेल्प अवेलेबल ना हो तो। ऋषि की बात सुनकर अरु थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी ऋषि उससे कहता है, अरु आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी हिट, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, यू कैन नो इट। ऋषि की बात सुनकर एक पल के लिए अरु पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, पर जब ऋषि उसे धीरे से हिलाता है तब जाकर अरु अपनी दुनिया से बाहर आता है और ऋषि की तरफ देख उससे कहता है, नो आई कांट डू दिस ऋषि, बिना परी की परमिशन के मैं इसे उस तरीके से छूना नहीं चाहता और ना ही छू पाऊंगा। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, हम कुछ और सोचते हैं। इस पर ऋषि अरु से ऊंची आवाज में कहता है, क्या सोचेगा तू, हाँ और कुछ सोचने के लिए तेरे पास वक्त बचा है क्या? तेरे इस सोचने के चक्कर में ना जान चली जाएगी इस बच्ची की, देख नहीं रहा कि किस तरह से कांप रही है ये। प्लीज समझने की कोशिश कर मेरे भाई, इस वक्त परी की जान बचाने के लिए तुझे ये करना ही होगा। तू यही सोच रहा है ना कि परी को बुरा लगेगा या फिर वो तुझसे नफरत करने लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उसे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। देख ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, बच्ची की हालत बिगड़ रही है अरु, प्लीज अब तू ही है जो उसे बचा सकता है, प्लीज। ऋषि की बात सुन अरु रो की तरफ देखता है जो बहुत ज्यादा कांप रही होती है। उसे इस तरह से देख अरु ऋषि से कहता है, हाँ तू ठीक बोल रहा है ऋषि, इस वक्त परी की जान बचाने से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी सारी हदें पार ही क्यों ना करनी पड़े, आई विल। अरु की बात सुनकर ऋषि अरु के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, ठीक है मैं सबके साथ नीचे ही हूँ, तू यहाँ संभाल, पर प्लीज एक बात का ध्यान रखना कि शी इज हैविंग पेन इन हर स्टमक, सो प्लीज बी जेंटल, डोंट गिव हर पेन। अरु ऋषि की तरफ देख उसे एक अश्योरिटी देते हुए उससे कहता है, मैं ध्यान रखूंगा। अरु की बात सुनकर ऋषि एक बार रो के माथे पर किस करता है और रूम से बाहर चला जाता है। ऋषि के जाने के बाद अरु रूम का दरवाजा अंदर से लॉक करता है और रो की तरफ आते हुए उसके पास बैठता है और उसका कांपता हुआ एक हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे कहता है, मुझे आपकी मर्जी के बिना कभी आपको वैसी तरह से टच नहीं करना था बेबी, पर देखो आपकी एक जिद ने मुझे आपकी जान बचाने के लिए आपके साथ क्या करने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। आई एम सॉरी माई प्रिंसेस बट आई हैव टू डू दिस, सॉरी परी। इतना कहकर अरु बेड से उठता है और धीरे से एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देता है और फिर वो रो के ऊपर से वो सारी कंबलें हटा देता है और रो के भी कपड़े निकाल देता है। रो की बॉडी पर अभी एक भी कपड़ा ना होने के कारण उसे पहले से ज्यादा ठंड लगने लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोशी में भी कराहने लगती है। तभी अरु उसके बगल में लेटते हुए उससे कहता है, बस बस हो गया। इतना कहकर अरु रो को अपने ऊपर ले लेता है और दोनों की बॉडी को उन कंबलों से अच्छी तरह से कवर कर लेता है। कंबल के अंदर रो की बॉडी अरु की बॉडी से पूरी तरह से चिपकी हुई होती है और अरु ने भी रो को पूरी तरह से अपने आप में समेट लिया होता है और लगातार अरु उसकी बैक रब कर रहा होता है। रो की बैक को रब करते करते वो रो के माथे पर किस करता है और अपने मन में सोचने लगता है, अब इससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए बेबी की कंडीशन में, वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं अभी नहीं करना चाहता। प्लीज बाबा जी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा दो ताकि मुझे वो सब करने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे ही अरु रो को अपनी बॉडी से गर्मी देने की पूरी कोशिश करता है, पर शायद आज उसके लिए अच्छा दिन नहीं था। अरु 2 घंटों तक रो को अपने ऊपर ले लेटा रहता है, पर रो की बॉडी पर ठंड ने कुछ इस तरह से कब्जा कर लिया है कि अरु की ये कोशिश भी नाकामयाब हो जाती है। 2-2.5 घंटे के बाद जब अरु रो की बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है तो उसे कुछ सुधार नहीं दिखता, जिसकी वजह से अरु काफी परेशान हो जाता है और खुद से कहता है, परी की हालत तो वैसे की वैसे ही है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है और दिखेगी भी कैसे, इतनी वीक और सेंसिटिव बॉडी है इसकी। मैंने लाख बार समझाया था कि ध्यान रखे, पर नहीं, अभी किसे भुगतना पड़ रहा है। मेरे पास अभी कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है और आज पहली बार मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी इतनी मेडिकल की पढ़ाई वेस्ट हो गई जहां मैं अपने बच्चे की जान तक नहीं बचा पा रहा हूं। इसी के साथ अरु की आंखों से पानी आने लगता है और वो रोते हुए रो की तरफ देख उससे कहता है, आपकी एक छोटी सी गलती देखो आपको कहाँ लेकर जा रही है बच्चे। अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आप आज ठीक होते और मुझे वो नहीं करना पड़ता जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे माफ करना प्रिंसेस, पर मैं मजबूर हूँ और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो।
इतना कहकर अरु उसकी पोजीशन चेंज करता है, जिसकी वजह से अभी रू बेड पर होती है और अरु रू के ऊपर होता है। अरु रू के माथे पर एक डिप किस करता है और उसके माथे से अपना माथा जोड़ता है। फिर अरु रू के नीले पड़े हुई होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे धीरे से किस करने लगता है और फिर बिना किसी देरी के एक झटके में ही अपने आप को रू की बॉडी में इंटर करता है, जिसकी वजह से रू की बॉडी में अचानक से एक झटका लगता है और उसके बंद आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरु कुछ वक्त के लिए वैसे ही रहता है और उसके आंसू साफ करते हुए उससे कहता है, आई कनो आई टूक यूर वर्जिनिटी विदाउट यूर कंसर्न बच्चे। इस गलती के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा बेबी, और ना ही आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप मुझे माफ करें। सॉरी मेरी जान। ये बातें कहते वक्त अरु के आंसू बह रहे थे और फिर कुछ मिनट बाद अरु ने अपनी बॉडी को मूव करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से बेहोशी की हालत में भी रो की हल्की सी चीखें निकल रही थी, जो अरु के दिल के टुकड़े करने के लिए काफी थी। भले ही अरु ये मजबूरी में रो की जान बचाने के लिए कर रहा था, पर इसमें उसे अपने आप से ही घिन आ रही थी। अरु कुछ देर तक रो के साथ बहुत जेंटल था, पर जब उसे ये महसूस हुआ कि यहाँ उसकी जेंटलनेस कुछ काम नहीं आएगी, तब ना चाहते हुए भी उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। अरु वो सब करते वक्त बुरी तरह से हाँफ रहा था और तो और उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। जब उसका ध्यान रो की तरफ पड़ा तो उसने देखा कि रो के माथे पर भी अभी काफी पसीना आ चुका था। अरु ने रो की बॉडी को टच किया, जो अभी थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर थी, और ये देख फाइनली अरु की जान में जान आई। वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो सीधा रो के ऊपर लेट गया और फिर अपनी पोजीशन को चेंज करके रो को अपने ऊपर लेकर सो गया। लगभग 3 घंटे बाद जब अरु की नींद खुली, तब उसने सबसे पहले रो को देखा, जो अभी उसके ऊपर सो रही थी और उसका टेम्परेचर अभी पूरी तरह से नॉर्मल था। ये देख अरु रो के माथे पर किस करता है और खुद से कहता है, थैंक गॉड शी इज कम्प्लीटली ओके नाउ, बट आई वॉज वेरी हार्ड ऑन हर एंड इट्स हर फर्स्ट टाइम, तो पेन बहुत होगा मेरे बच्चे को। आई नीड टू डू समथिंग। अरु बहुत धीरे से रो को बेड पर सुलाता है और फिर उसके ऊपर की सारी कंबलें उठाता और देखता है कि अभी रो की बॉडी पूरी तरह से पसीने से तर हो चुकी थी। तभी अरु का ध्यान बेडशीट पर पड़ता है, जहां पर अभी ब्लड स्टेन होता है। अरु झट से अपनी कमर पर एक टॉवल लपेटता है और बाथरूम में जाकर वहां से एक साफ टॉवल लाता है, जो गर्म पानी में भिगोया हुआ है। अरु बहुत धीरे से रो के उस पार्ट को साफ करता है और फिर बहुत धीरे से उसे वापस से कपड़े पहना देता है। अरु रो को थोड़ी देर के लिए सोफे पर सुलाता है और जल्दी से वो गंदी बेडशीट चेंज करके रो को वापस से बेड पर सुला देता है। अरु उस बेडशीट को लॉन्ड्री की बास्केट में डालता है और खुद फ्रेश होकर बाहर आता है और अपने कपड़े पहन लेता है। अरु रो को एक शॉट देता है, जिससे रो का इंटरनल पेन कम हो, और फिर उसके पास बैठ जाता है। 1 घंटे बाद रो को होश आने लगता है, पर साथ साथ उसे थोड़ा दर्द भी होता है, जिसकी वजह से रो अपने पेट को पकड़ लेती है। अरु जब रो को ऐसे दर्द में देखता है, उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगता है, पर अपने गुस्से को साइड में रखते हुए अरु रो का हाथ हटाता है और उसके लोअर स्टमक को रब करते हुए उससे पूछता है, बहुत पेन हो रहा होगा ना आपको पेट में बेबी। इस पर रो अरु की तरफ देखते हुए बहुत धीरे से अरु को बताती है, ज्यादा नहीं, बट आई एम फीलिंग सो मच पेन बिटवीन माई लेग्स प्राइवेट पार्ट। अरु रो की बात सुनकर अरु अपना सिर उसके आगे झुकाता है और कुछ सेकंड्स बाद अरु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रो को जब ये महसूस होता है, वो डर जाती है और बिना अपने दर्द की चिंता किए उठकर बेड पर बैठ जाती है। रो अरु का बड़ा सा चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ती है और अरु की आंखों में देख उससे पूछती है, आप रो क्यों रहे हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज रोए मत ना। रो की बात सुनकर अरु रो पर धीरे से चिल्लाते हुए उससे कहता है, हाँ आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, पर क्या आपको इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा है कि आपको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा और आपको इसकी कौन सी कीमत चुकानी पड़ी है? पता है आपको नहीं ना? इतना कहकर अरु रोने लगता है और उसे ऐसे बच्चों की तरह रोता हुआ देख रो शॉक्ड हो जाती है। तभी अरु रो से रोते हुए कहता है, आपको पता है क्या कुछ नहीं किया है मैंने और ऋषि ने आपकी जान बचाने के लिए। आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि मैं कितना तड़पा हूँ, सब कितना रोए हैं नहीं। आपकी जान बचाने के लिए मुझे वो करना पड़ा जिसके लिए मैं अभी रेडी नहीं था, क्योंकि आप रेडी नहीं थे, पर मैंने वो स्टेप उठाया क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। तभी रो अरु की तरफ देख उससे पूछती है, क्या किया है आपने मेरे साथ अरु, और मेरे पास में इतना दर्द क्यों हो रहा है? रो का सवाल सुनकर अरु अपनी आंखें बंद करता है और फिर उसकी तरफ देख उससे कहता है, आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है क्योंकि। अरु रो को बिना एक छोटी सी बात भी छुपाए सब कुछ सच सच बता देता है। सब बताने के बाद अरु रो का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था बच्चे। आप ठंड की वजह से बहुत कांप रहे थे और हमारी कोई भी ट्रीटमेंट आपके ऊपर काम नहीं कर रही थी। अगर मैं वो स्टेप नहीं उठाता तो आपकी जान जा सकती थी बेटा।
मुझे पता है मैंने बिना आपकी परमिशन से आपके साथ वो सब कुछ किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और एक लड़की के लिए उसकी वर्जिनिटी ही सब कुछ होती है और मैंने वही आपसे छीन ली। मैं आपका गुनहगार हूँ और इसके लिए आप मुझे जो भी पनिशमेंट दोगे वो मुझे मंजूर है। अरु की बात को सुनकर एक पल के लिए तो रो की दुनिया ही रुक जाती है, पर तभी उसे राघव की बात याद आती है जिसने एक बार रो से कहा था कि अगर आगे चलकर अरु ऐसा वैसा कुछ भी करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रो की भलाई के लिए, उसे बचाने के लिए ही। अभी भी अरु ने सिर्फ रो की जान बचाने के लिए ही ये कदम उठाया था, और रो को खुद को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अरु उसके लिए क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है। अरु की पूरी दुनिया ही रो है, तो ऐसे में अरु खुद ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे रो को तकलीफ हो। रो अरु की तरफ देखती है जिसकी आंखों से आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तभी रो धीरे से उठकर अरु की गोद में बैठती है और रो को ऐसे उठते हुए देख अरु घबरा जाता है। जब रो अरु की गोद में बैठती है तब अरु रो को उसकी कमर से बहुत धीरे से पकड़ता है और उसके लोअर स्टमक को रब करते हुए उससे कहता है, पेट में दर्द हो रहा है ना आपके, तो ऐसे उठ क्यों रहे हो आप? इससे तो और तकलीफ होगी ना बच्चे। अरु की बात सुनकर रो के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और वो अरु के आंसू साफ करते हुए उससे कहती है, आप कभी भी मेरी फिक्र करना नहीं छोड़ेंगे ना? देखो आप अपने गिल्ट की वजह से कैसे रो रहे हो, फिर भी आपको यही चिंता है कि मेरे पेटों में दर्द हो रहा है। आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हो जबकि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है अरु। याद है मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आपके ऊपर खुद से भी ज्यादा यकीन है, और मैं जानती हूँ कि आपने ये मेरे लिए ही किया होगा, तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे नफरत तो कर ही नहीं सकती। जैसे मैं आपकी जान हूँ ना, वैसे ही आप मेरी दुनिया हो, और हाँ अगर आपकी जगह पर कोई और होता तो। इससे पहले कि रोह अपनी बात पूरी करे अरु उसके होंठों पर एक किस करते हुए उसे चुप करता है और फिर उसकी आंखों में देख अरु रोह से कहता है, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी और ना ही मैं ये होने दूंगा। अब मेरी मोहर आप पर लग गई है। आपकी बॉडी, आपकी सोल पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मुझसे मेरा हक कोई नहीं छीन सकता। अरु रोह का चेहरा अपने हाथ में पकड़ते हुए उससे कहता है, आप मुझ पे ट्रस्ट करो कि मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा बच्चे। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो मैंने उठाया है, और इसके बाद मैं बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। अब से आप मेरे हो, पूरी तरह से मेरे। आपका ये जिस्म, आपकी ये रोह मेरी है। इतना कहकर अरु रोह के गले पर किस करता है और फिर उसके माथे पर एक डिप और लॉन्ग किस करता है। तभी रोह भी अरु के धड़कते हुए सीने पर किस करते हुए उससे कहती है, मुझे पता है अरु, और मेरा यकीन करिए कि मैं आपके अलावा अपने बॉडी को उस तरह से छूने का हक किसी को भी नहीं दूंगी। अरु रोह की तरफ देख उससे कहता है, आपको पता है घर में सब कितने वरीड है आपके लिए, सबकी सांसें अटकी पड़ी है बेबी। आपने कल जो भी किया वो बहुत गलत था, और मैंने पिछली बार ही आपसे कहा था ना कि आपको तकलीफ हो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, तो फिर आपने कल वो सब क्यों किया जबकि आपको ये बात पता थी कि कल की रात आपके लिए सबसे ज्यादा डरावनी होने वाली थी। अरु की बात सुनकर रोह कुछ पल के लिए नीचे देखती है और फिर उसकी तरफ देख उससे कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से घर में किसी को तकलीफ हो। कल दिन भर सब मेरे लिए हॉस्पिटल में रुके हुए थे। वो लोग ना ही अपना काम कर पाए और ना ही उन्हें थोड़ा सा आराम मिला, तो मैं नहीं चाहती थी कि रात को फिर से उनकी नींद खराब हो। अरु कल क्लासरूम में जो भी हुआ ना, उसके बाद मुझे वो सब कुछ फिर से याद आने लगा जिसे भुलाने में मैंने अपने 9 साल बिता दिए। रूह की बात सुनकर अरु को एक शौक लगता है। तभी रूह उससे कहती है, मुझे पता था कि कल जो कुछ भी हुआ है वो मुझे रात में चैन से सोने नहीं देगा। जब मम्मा और भाभी ने मुझे सुलाया तब मैं सो गई थी, पर पता नहीं थोड़ी देर के बाद मुझे वो सब कुछ फिर से याद आने लगा। अरु कल फिर से एक बार मेरी आंखों के आगे वो हादसा ऐसे चल रहा था जैसे पर्दे पर कोई मूवी। ऊपर से मेरा सिर चकरा रहा था, और जब मैं अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम में गई तब मुझे खुद नहीं पता कि मैं शॉवर कैबिनेट में कैसे गई और शॉवर कैसे ऑन हुआ, मुझे नहीं पता। इतना कहकर रो रोने लगती है और उसे रोता देख अरु उसे अपने गले से लगा लेता है और उससे कहता है, श इट्स नॉट यूर फॉल्ट बेटा, कल आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि आपको कुछ पता ही नहीं चला। बट अच्छी बात तो ये है कि आपके सिर में या फिर कहीं चोट नहीं लगी, वरना आपको बचाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। आपको वैसे पड़ा हुआ देख के तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। हाथ पैर कांप रहे थे मेरे, वो तो अच्छा हुआ ऋषि ने संभाल लिया, वरना मैं क्या करता ये मुझे खुद भी नहीं पता। जब सब तरीके आजमा कर भी आप पर उसका कुछ असर नहीं हो रहा था, तो उस एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं आपको खो दूंगा, पर तब आपके भैया ने अपना दिमाग लगाया और देखो मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है। इस पर रोह अपनी एक शैतानी स्माइल के साथ अरु से कहती है, अरे तो आपको क्या लगा कि मेरे से आपका पीछा इतने जल्दी छूट जाएगा? नहीं, मैं आप सबको ऐसे ही छोड़ के नहीं जाऊंगी। अभी तो मुझे बहुत सारी शैतानियां करनी है और बहुत बहुत एंजॉय भी तो करना है ना आपके साथ।
तो आप ही बताओ, मैं भला इतने आसानी से आप सबका पीछा क्यों छोड़ूं? नहीं। रू की बात सुनकर अरु को हंसी आती है और वो रू से कहता है, हाँ तो हम भी आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे, और अभी तो हम दोनों सही मायने में एक हुए हैं, तो अब मैं आपको अपने आप से दूर नहीं करूंगा। वो सब छोड़ो, आपको सबसे मिलना नहीं है। उन लोगों की बुरी हालत हो चुकी है बेटा, सबसे ज्यादा आपकी मम्मा की। रू झट से अरु से कहती है, नहीं मुझे मिलना है। अरु आप मुझे ऐसे ही गोदी में उठाकर ले चलो ना, मुझे पेन हो रहा है। रू की पेन वाली बात सुनकर अरु उससे पूछता है, ज्यादा दर्द हो रहा है? सॉरी बेटा, आई वॉज हार्ड, बट आप परेशान मत होइए, ये पेन भी जल्दी से शुरू हो जाएगा और मैं ना आगे से ध्यान रखूंगा। अरु की बात सुनकर रोह उसकी तरफ देखती है। रोह के मुंह पर पाउट बना होता है जिसे अरु किस कर लेता है और फिर रोह को अपनी बाहों में उठाकर उसे नीचे हॉल की तरफ लेकर जाता है जहां सब लोग मौजूद होते हैं। जब सब रोह को देखते हैं वो लाखों सवाल करने लगते हैं और ऐसे ही कुछ 10-15 मिनट निकल जाते हैं। तभी अरु उन सब की तरफ देखता है जो अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अरु अपनी और रोह की फैमिली की तरफ देख उनसे कहता है, मुझे दादू दादी, मॉम डैड और अंकल आंटी राघव साक्षी से कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। इतना कहकर अरु रोह की तरफ सीधा उसकी आंखों में देखता है जैसे अरु रोह से किसी चीज के लिए परमिशन मांग रहा हो। रोह अरु की बात को समझती है और अपनी पलकें झपकाते हुए अरु को इजाजत दे देती है। तभी अरु उनकी तरफ देख उनसे कहता है, प्लीज मेरे साथ आइए। इतना कहकर अरु एक रूम की तरफ बढ़ता है और वो लोग भी, दादू दादी, रोहन, आरती, राघव, साक्षी, अरु के पीछे पीछे उस रूम के अंदर चले जाते हैं और अरु उन सबके आने के बाद अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। तभी रोहन अरु की तरफ देख उससे पूछता है, अरु क्या बात है बेबी, कुछ बहुत बड़ी बात है? तभी साक्षी डरते हुए अरु से पूछती है, अरु ये प्रिंसेस से रिलेटेड है, मेरी बच्ची को कुछ हुआ नहीं है ना? इस पर अरु साक्षी और रोहन की तरफ देख उनसे कहता है, हाँ ये एक सच में बहुत बड़ी बात है, पर ये सिर्फ बेबी से रिलेटेड नहीं है, ये मुझसे भी जुड़ी हुई है। प्लीज अभी मैं आप सबको जो भी बताने जा रहा हूँ वो आप सब शांत दिमाग से सुनिए और समझिए। वो तभी अरु उन लोगों को सब बता देता है कि कैसे रोह को बचाने के लिए अरु ने वो फैसला किया जिसके बाद अरु और रोह एक हो गए हमेशा के लिए। अपनी बात पूरी करने के बाद अरु अपना सिर नीचे की तरफ झुकाते हुए उनसे कहता है, मुझे इतनी जल्दी ये सब नहीं करना था, पर हालत ही कुछ ऐसे थे जिसमें मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि परी अभी छोटी है इन सब चीजों के लिए, पर अभी जो हो गया उसे हम में से कोई नहीं बदल सकता। तभी अरु राघव और साक्षी की तरफ देख उनका एक एक हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए उनसे कहता है, अंकल आंटी, आए कनो कि आपके दिल में अभी बहुत डर और दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। आप पेरेंट्स हो प्रिंसेस के, तो अपनी बच्ची की भलाई, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना आपका पूरा हक है। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, बट प्लीज उसे मुझसे अलग मत करना। तभी अरु की आंख से एक आंसू बाहर आता है और ये देख राघव वो आंसू पोंछते हुए अरु से कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरे शेर, वो भी सिर्फ आज के लिए ही नहीं, पर तब से जब से परी तुम्हारी लाइफ में आई है। अगर मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया होता ना, तो मैं कभी तुम्हें अपनी बच्ची के साथ अकेला नहीं छोड़ता, उसके पास नहीं जाने देता। मुझे पता है कि तुम परी से कितना प्यार करते हो और उसके चलते तुम कभी मेरी गुड़िया को अकेला नहीं छोड़ोगे और ऐसी हरकत तो कभी नहीं करोगे जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। इतना कहकर राघव अरु को गले से लगा लेता है और फिर उसके माथे पर एक किस करता है। तभी दादू पीछे से आकर अरु की पीठ को थपथपाते हुए उससे कहते हैं, आज तूने सच में मेरे पोते होने का फर्ज निभाया है बेटा। मैं हमेशा की तरह तुझसे बस यही कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, पर लाइफ में कभी भी तंग आकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ाना। कभी अगर तुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे छिपाने के बदले बिना किसी हिचकिच के कबूल करना। अगर तेरी गलती सच में माफी के लायक रही तो तुझे उसके लिए माफी जरूर मिलेगी। पुत्र तू ना एक आम इंसान है, हाँ ये बात अलग है कि लोगों की नजरों में तेरी जगह कहीं और है, पर तू खुद एक मामूली सा इंसान है, तो ये बात कभी नहीं भूलना और खुद को दुनिया की नजरों में ऊंचा उठाने के लिए गलत का साथ नहीं देना। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो वो रब भगवान है, और याद रहे कि उसके आगे हमेशा तेरा सिर घमंड से ऊंचा नहीं बल्कि आदर से झुका हुआ होना चाहिए। अभी रही बात परी और तेरी, तो बेटा मुझे इस बात की खुशी है कि जो भी हुआ है वो तूने हमें सब सच सच बताया। अगर तेरी जगह पर कोई दूसरा होता तो वो शायद डर की वजह से ये सब छुपा के रखता, पर तूने ऐसा कुछ नहीं किया। बस ऐसे ही हमेशा सच का साथ देना पुत्र, बाकी बाबा जी तो है ना तेरे साथ। इतना कहकर दादू भी अरु के माथे पर किस करते हैं और दादी के अरु को गले लगाने के बाद दादी के साथ वहां से चले जाते हैं। दादू दादी के जाने के बाद रोहन अपने बेटे को गले लगाते हुए उससे कहता है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई चैम्प।
आज तुमने ये साबित कर दिया कि हमारी दी हुई अपब्रिंगिंग यूं खाली नहीं जाएगी। यू नो हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू लेडीज। मेरे सभी बेटे बहुत ज्यादा सेंसिबल और समझदार है, फिर वो चाहे मल्होत्रा बायस हो, पार्थ हो या फिर ऋषि और डेविल्स बायस हो। रोहन की बात सुनकर राघव उसका साथ देते हुए कहता है, ये बात तूने बिल्कुल सही कही है रोहन। हमारे सभी बच्चों पर हमें गर्व है। रोहन और राघव की बात सुनकर अरु के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और फिर राघव और रोहन भी अपनी वाइफ्स के साथ रूम से बाहर चले जाते हैं। अब सिर्फ अरु ही उस रूम में होता है, तभी ऋषि वहां आता है और उससे कहता है, आई एम ग्लाड कि तूने मेरी बात मान ली और प्रिंसेस की जान बचा ली। थैंक यू यार। वैसे तो जब तूने दादू दादी और अंकल आंटी को वो इशारा किया था तभी मैं समझ गया कि बात क्या हो सकती है। इट्स ओके, शी इज युवा और आज नहीं तो कल ये सब होना ही था, सो पर तूने ध्यान रखा ना और परी को मेडिसिन दी। ऋषि की बात सुनकर अरु किसी बेवकूफ इंसान की तरह ऋषि से पूछता है, मेडिसिन क्यों? ओह यू मीन पेन किलर। चिंता मत कर, मैंने बेबी को पेन कम करने के लिए शॉट लगा दिया था। अरु की बात सुनकर ऋषि अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, बाबाजी क्या करूं मैं इस गधे का? अरु ऋषि की तरफ कंफ्यूज होकर देखता है और तभी ऋषि धीरे से अरु के सिर पर मारते हुए उससे कहता है, अरे बुद्धू लड़के, मैं पिल्स की बात कर रहा हूँ। सी इन हेल्पलेस सिचुएशन यू बोथ गोट इंटिमेट। अब मजबूरी में ही सही, बट वो सब कुछ तो हुआ ना, एंड तभी तूने प्रोटेक्शन भी यूज नहीं किया होगा, तो वी नीड तो मेक हर ईट पिल्स, वरना प्रॉब्लम हो जानी है यार। सिर्फ 17 की है बेबी, अगर ऐसे में कुछ प्रेग्नेंट हो गया ना तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी, तू समझ रहा है ना? ऋषि की बात सुनकर अरु को होश आता है और वो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से रब करते हुए ऋषि से कहता है, यू आर राइट ऋषि। इन सब गड़बड़ी में तो मेरे दिमाग से ये बात पूरी तरह से निकल ही गई थी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। मैं इतनी जल्दी प्रिंसेस को प्रेग नो। अभी वो खुद एक बच्ची है और इतनी ज्यादा वीकनेस है उसे कि शी वॉन्ट बी एबल टू हैंडल, पर यार अभी मेरे पास पिल्स तो नहीं है। तभी ऋषि कुछ सोचते हुए अरु से कहता है, अरु नीति भाभी के पास होगी, तू भाई को कुछ भाभी से डायरेक्टली बोलेगा तो शायद उन्हें ऑकवर्ड फील होगा। अरु भी ऋषि की बात को समझते हुए उससे कहता है, हाँ चल बाहर चलते हैं। इतना कहकर दोनों रूम से बाहर आते हैं और देखते हैं कि रो डेविल्स और मीरा के साथ मस्ती करने में बिजी होती है। रोह अभी वेद की गोद में बैठकर उसके बालों में न्यू हेयर स्टाइल बना रही होती है और बाकी के डेविल्स और मीरा उनकी वीडियो शूटिंग कर रहे होते हैं। तभी अरु पार्थ की तरफ आता है जो वीर के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। अरु पार्थ का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहता है, भाई वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरु की बात सुनकर पार्थ अरु से कहता है, हाँ बोलो ना अरु। अरु वीर की तरफ देखता है जो अभी अरु की तरफ ही देख रहा होता है। तभी पार्थ फिर से अरु से कहता है, अरे भाई से क्यों शर्मा रहे हो यार? तुम्हारे ही बड़े भाई हैं ना वो, तो चलो बताओ। अरु इधर उधर देख अपनी गर्दन को रब करने लगता है और उसे ऐसे नर्वस देख वीर और पार्थ की हंसी निकल आती है और तभी पार्थ अरु का एक हाथ पकड़ते हुए उसे अपने पास बिठाता है और उससे कहता है, अरु डरो मत बच्चे, मुझे भाई वीर और माही को अंकल और डैड ने सब बताया है और ट्रस्ट अस, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी मेरी बच्ची का दिल मत तोड़ना यार, वरना टूट जाएगी मेरी बेबी। बस इतना ध्यान रखना, बाकी तुम समझदार हो। अभी बिना किसी डर या नर्वसनेस के बोलो कि क्या हुआ। बी अ मैन यार, और ऊपर से गायनेकोलॉजिस्ट हो तुम, तो खुल के बोलो क्या बोलना है। अपने पेशेंट से भी ऐसे ही नर्वस होते हुए उन्हें ट्रीट करते हो क्या, नहीं ना? अरु अपना सिर हिलाता है और तभी पार्थ हंसते हुए अरु से कहता है, तो बोलो क्या हुआ, कुछ चाहिए था? पार्थ की बात सुनकर अरु एक लंबी सांस लेता है और फिर पार्थ की तरफ देख उससे कहता है, भाई वो मुझे पिल्स चाहिए थी, मैंने हड़बड़ी में प्रोटेक्शन यूज नहीं किया, तो आई थिंक भाभी के पास होगी ना पिल्स। अरु की बात सुनकर पार्थ अपनी जगह से उठता है और अरु से कहता है, हाँ रुको मैं अभी नीति से कहता हूँ, वो दे देगी परी को। इतना कहकर पार्थ वहां से चला जाता है और वीर अरु के पास आकर बैठता है। तभी वीर अरु का एक हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, तुम इतना डर क्यों रहे थे अरु? आई एम युवा भाई राइट, और मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है? वीर की बात सुन अरु उसकी तरफ देख झट से अपना सिर ना में हिलाता है। तभी वीर अरु से कहता है, नहीं ना, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है बेबी। हाँ अगर तुम परी को फोर्स करते या फिर उसका फायदा उठाने के लिए वो सब करते तो वो गलत होता, बहुत बहुत गलत होता, पर हम सबको पता है कि परी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है और ऐसे में तुम उसे कभी भी चीट नहीं करोगे। अभी मैं तुम्हें एक बात बताओ, भाई होने के नाते से नहीं, एक फ्रेंड और मैन होने के नाते अगली बार से ना प्रोटेक्शन मत भूलना, वरना यू कनो ना क्या हो सकता है। अरे मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ यार, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता होगा ना इस बारे में। वीर अरु की टांग खींचता है और अरु अपनी बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए वीर से कहता है,
भाई प्लीज डोंट टिस मी ना। अरु की बात सुनकर वीर हंसता है और फिर वो अरु को अपने गले से लगा लेता है। तभी वीर अपने झूठे आंसू पोंछते हुए ड्रामेटिकली कहता है, फाइनली आज मेरा बेबी ब्रदर सही मायने में एक रियल मैन बना है। क्यों? अरु वीर को घूरने लगता है और उसकी गुस्से वाली नजरों को अपने ऊपर महसूस कर वीर झट से अरु से कहता है, मजाक कर रहा हूँ यार, प्लीज ऐसे मत देखो, मुझे डर लगता है। वैसे वीर की बात तो सच थी कि उसे भी अरु से डर लगता है जब अरु अपने हैवान वाले रूप में होता है। अरु वीर से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वो लोग रूह की आवाज सुनते हैं जो अभी नीति से रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहती है, भाभी प्लीज मुझे ये मेडिसिन नहीं खानी, आप मत दो ना। नीति अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और यहाँ तक कि सभी रूह को वो एक गोली खिलाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, पर रूह किसी की नहीं सुनती। आखिर में सब अरु की तरफ देखते हैं और अरु अपना सिर हिलाते हुए वहां से उठता है और रूह के पास आता है जो अभी आरती के पास उससे चिपक कर बैठी हुई होती है। अरु नीति के पास आता है और उससे कहता है, भाभी वो पिल गोली दो। नीति बिना कुछ कहे चुपचाप अरु को वो पिल पकड़ा देती है। अरु रूह के पास आता है और उससे अपनी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है, बच्चे देखो बहुत हो गई आपकी शैतानी। अभी बिना एक शब्द भी अपने मुंह से निकाले चुपचाप अपना मुंह खोलो। रूह अपना सिर ना में हिलाती है और ये देखकर अरु के सब्र का बांध टूट जाता है और वो रूह पर थोड़ी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उससे कहता है, मैंने कहा मुंह खोलो परी, वरना याद रखिए मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। आ करो, देखो मैं 3 तक काउंट करूंगा, अगर आपने तब भी अपना मुंह नहीं खोला ना तो मैंने आपको 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो नाउ चॉइस इज योर्स। 1 2 3। इससे पहले कि अरु की गिनती खत्म हो, रूह डर की वजह से झट से अपना मुंह खोल देती है और ये देख अरु उसे अपनी डेविल स्माइल देते हुए कहता है, गुड गर्ल। इतना कहकर अरु झट से रूह के मुंह में वो गोली रख देता है और फिर उसे पानी पिलाता है। अरु अपने अंगूठे से रूह के होठों का पानी साफ करते हुए उससे कहता है, देखो हो गया, एक छोटी सी गोली थी ना बेटा और उसके लिए आप डर रहे थे, ऐसे से कैसे होगा मेरा बेबी। तभी रूह अपनी गंदी सी शक्ल बनाते हुए अरु से कहती है, मुझे अच्छी नहीं लगती, वो बहुत गंदा टेस्ट है। यक। रूह की बात सुन के अरु को हंसी आती है और वो उसके माथे पर किस करता है। तभी रूह अपना प्यारा सा फेस बनाकर अरु की तरफ देखती है और उससे कहती है, अरु मुझे थोड़ी देर के लिए आपका फोन चाहिए, प्लीज दे दो ना। मैं आपके वर्क रिलेटेड स्टफ के साथ कोई छेड़खानी नहीं करूंगी सच्ची। रूह का मासूम सा चेहरा देख अरु का दिल पिघल जाता है और वो बहुत धीरे से रूह के कान में अपनी हुस्की आवाज में कहता है, बेबी अगर आप ऐसे ही क्यूट और प्यारी हरकतें करते रहे तो मुझसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा और फिर मैं आपको खा जाऊंगा। अरु की बात सुनते ही रूह की आंखें बड़ी बड़ी और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अरु रूह के शॉकिंग एक्सप्रेशंस देखकर अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश करता है। तभी रूह अपना मुंह बंद करते हुए अपनी इनोसेंट आंखों से अरु की तरफ देखती है और उससे डरते हुए कहती है, आप इंसान हो या नहीं, मतलब आप मेरे को खा लोगे? बाबा जी कहिए आप वैम्पायर तो नहीं हो ना जो इंसानों का खून पीता है? प्लीज मेरा नहीं पीना, मैं तो अभी छोटू सी बेबी हूँ, मुझे नहीं खाओ। रूह की बात सुनकर अरु से और ज्यादा कंट्रोल नहीं होता और वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। अरु को ऐसे हंसता हुआ देख सब उसकी तरफ देखते हैं तो वही रूह अपना क्यूट सा पाउट बना लेती है। तभी नेहा क्यूरियस होकर अरु से पूछती है, अरु क्या हुआ है बेटा, तुम अचानक से इतना क्यों हंस रहे हो? सब लोग भी अरु के जवाब के लिए उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी अरु अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करते हुए नेहा को बताता है, प्रिंसेस की वजह से नेहा आंटी, मेरे बच्चे को लगता है कि मैं वैम्पायर हूँ जो इसका खून पी जाऊंगा। अरु की बात सुनकर बाकी सब भी हंसते हैं और उन्हें ऐसे हंसता हुआ देख रूह अपने फूले हुए गालों को और फुला लेती है कि तभी आरती अरु से कहती है, जरूर तुमने ही कुछ ऐसा वैसा कहा होगा बच्ची से तभी उसे ऐसा लगा। आरती की बात सुनकर रूह अपनी मासूमियत में झट से उसे बताती है, हाँ आरती आंटी, अरु ने ही पहले मुझसे कहा कि वो मुझे खा जाएंगे। अभी आप ही बोलिए, कोई मुझ जैसी प्यारी सी बेबी को खा सकता है क्या? नहीं ना। इसी तरह से रूह अपने भोलेपन में सब कुछ बाहर उगल देती है जो अरु ने उसके कान में कहा था। रूह की बात सुनकर सबके सब अरु की तरफ ऐसे देखने लगते हैं कि जैसे वो कोई मुजरिम है जिसने कोई गुनाह कर दिया हो। तभी रोहन धीरे से अरु का एक कान खींचते हुए उससे कहता है, ये क्या उल्टा सीधा कह रहे हो तुम मेरी मासूम सी बच्ची को? दिन ब दिन बहुत बेशर्म होते जा रहे हो तुम। इससे पहले कि रोहन आगे अपनी बात को पूरी करता विशाल बोल पड़ता है, हाँ बिल्कुल अपने डैड के जैसे, आखिर में बाप का थोड़ा बहुत तो असर होता ही है ना बेटे पर, बट यहाँ तो पूरा का पूरा ही दिख रहा है। तभी राघव, करण, मयंक और ध्रुव विशाल के साथ रोहन को एक टीसिंग वाली स्माइल देते हैं तो उस पर रोहन विशाल की तरफ देख अपने दांत पिसते हुए उससे कहता है, हाँ हाँ जैसे तू और बाकी सब तो बहुत शरीफ हो ना।
अब एक एक को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ जाकर तुम सब अपनी दाल गलाते थे। रोहन की बात सुनकर साक्षी, नेहा, सुहाना, मेघा और राशि के चेहरे शर्म के मारे लाल हो जाते हैं, तो वही आरती उन सबकी तरफ देख उन्हें चिढ़ा रही होती है। तभी दादी उन सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उन सब से कहती है, क्या तुम लोग भी? कहाँ बच्चों की बात हो रही थी और तुम सब ने अपना ही चालू कर दिया? अच्छा अभी वो सब छड्डो और दादी घर के कुछ सर्वेंट्स की तरफ देख उनसे कहती है, सुनो नाश्ता लगा दो टेबल पर, मेरे छोटे बड़े सीनियर और जूनियर सब बच्चे भूखे हैं तो कुछ खा लेंगे, बाकी डिनर तो अपने अपने घर में होगा। इस पर साक्षी दादी से कहती है, जी नहीं आंटी, आज कोई भी उनके घर में डिनर नहीं करेगा। बहुत दिनों के बाद हम सब यहाँ एक हुए हैं तो डिनर भी साथ में ही करेंगे और प्लीज आप मना नहीं करेगी। तभी दादू साक्षी को समझाते हुए उससे कहते हैं, पर पुत्र उससे खामखा तुम्हें तकलीफ होगी ना। इस पर राघव हंसते हुए दादू से कहता है, अरे अपनी ही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में कौन सी तकलीफ अंकल, क्यों क्या आप और आंटी मेरे मॉम डैड की तरह नहीं हो और ये सब मेरी फैमिली नहीं है। इस पर दादू राघव को अपने गले से लगाते हुए उससे कहते हैं, अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था बेटा, तू भी मेरे लिए मेरे रोहन जैसा है और बाकी बच्चे करण, मयंक, ध्रुव और विशाल भी। पर बेटा बेकार में बच्चियों साक्षी और नीति का काम बढ़ जाएगा ना। इस पर नीति दादू से कहती है, दादू आप बेफिक्र रहिए, हमारी मदद करने के लिए घर में इतने सारे सर्वेंट्स हैं ना, तो प्लीज हाँ बोलिए ना। दादू कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी सब रो की आवाज सुनते हैं जो दादू के पास आती है और उनका एक हाथ पकड़ते हुए उनसे अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, दादू आप मेरे लिए भी नहीं रुकोगे, आपकी गुड़िया का ऑर्डर है कि आज आप सभी रात के डिनर के लिए यही रुकेंगे, प्लीज क्या आप मेरी भी बात नहीं मानोगे। रो की बात सुनकर दादू रो के माथे पर किस करते हुए उससे कहते हैं, मैं ना अगर सबको मना कर दूं तो बाबा जी ने एक बारी के लिए मुझे माफ भी कर देना है पुत्र, पर अगर मैंने मेरी इस प्यारी सी गुड़िया को मना करके उसका मासूम सा दिल तोड़ दिया ना तो वाहेगुरु जी ने भी मुझे माफ नहीं करना है। और किसमें इतनी हिम्मत है कि वो आपकी बात आपका ऑर्डर ना माने। तो ठीक है, आज हम सभी यही कपूर मैंशन में ही रात का खाना खाएंगे, तो बोलिए अभी खुश है दादू की गुड़िया। रो दादू के गले से लगकर उनसे कहती है, हाँ बहुत ज्यादा, थैंक यू सो मच दादू। दादू भी रो को अपने सीने से लगाते हैं और उसके बालों पर किस करते हैं कि तभी अरु अपने झूठे गुस्से में ताना मारते हुए दादू से कहता है, दिस इज नॉट फेयर दादू, मतलब आप तो मुझे भूल ही गए हो यार। एक समय ऐसा था जब मैं आपका सबसे फेवरेट अरु फेवरेट शब्द पर जोर देता है पोता हुआ करता था, पर अभी तो इस नन्हे शैतान ने मेरी जगह ले ली। हो मुझे तो कोई प्यार भी नहीं करता यहाँ पर। इतना कहकर अरु झूठ मूठ का रोने लगता है, हालांकि उसके आंसू नहीं आते पर वो किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोता है। तभी दादू अरु की तरफ देख उससे कहते हैं, चल अब ज्यादा ड्रामा मत कर आजा। इतना कहकर दादू अपनी एक बाह अरु के लिए खोलते हैं और उनकी दूसरी बाह में रूह होती है। अरु तो जैसे बस इसी पल का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही दादू उसे बुलाते हैं अरु दौड़ते हुए दादू की तरफ जाता है और उनके गले से लग जाता है। दादू अरु को भी अपने गले से लगाते हुए उससे कहते हैं, बहुत बदमाश हो गया है तू भी हाँ। इतना कहकर दादू अरु के माथे पर भी एक किस करते हैं। अरु रो को अपनी बाहों में ले लेता है जो अभी अरु के सीने से चिपक जाती है और दादू उन दोनों को अपनी बाहों में लिए होते हैं। तभी ऋषि हंसते हुए उन सब से फैमिली से कहता है, अरु का ये जो बच्चों वाला रूप है ना वो सिर्फ हमारे आगे ही होता है, बाहर नहीं। बाहर तो ये हमेशा किसी रूठे हुए बच्चे की तरह अपना मुंह फुलाए रहता है और गुस्सा तो हर एक पल इसकी नाक पर ही रहता है, किसी ने छोटी सी गलती की नहीं की हमारे अरु का डेविल मोड ऑन। सच बताओ तो बाहर अगर किसी ने या फिर मीडिया वालों ने अरु को ऐसे मस्ती करते और स्पेशली हंसते हुए देखा ना तो उन बेचारों को हार्ट अटैक ही आ जाना है इतने बड़े शौक की वजह से। ऋषि की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और इस पर अरु ऋषि को अपनी तेज नजरों से घूरते हुए उससे कहता है, ऋषि मेरे भाई तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है? करूं मैं तेरी बोलती बंद, और याद रख अगर ऐसा हुआ ना तो तूने सच में बहुत पछताना है ये सोच सोच के कि तूने आखिर मुझसे पंगा ही क्यों लिया। अरु की बात सुन ऋषि की बोलती सच में बंद हो जाती है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। ये देखकर अरु हंसने लगता है और ऋषि से कहता है, अबे अपनी शक्ल तो देख, कैसे पसीना पसीना हो रहा है तू। चिल ब्रो, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, पर यहाँ तो तू सच में डर गया। इतना डर लगता है तुझे मुझसे, नॉट बैड। अरु की बात सुनकर ऋषि एक चैन की सांस लेते हुए उससे कहता है, क्या आदमी है बे तू, सच में जान निकाल देगा एक दिन ऐसे ही मेरी। तभी अरु हंसते हुए ऋषि से कहता है, मैं तो ऐसा ही हूँ और तुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट ऑन द सीरियस नोट सॉरी यार एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी इन हॉस्पिटल। अरु की बात सुनकर ऋषि बहुत ही ड्रामेटिकली उससे कहता है, चल बे पगले अभी रुलाएगा क्या,
ऋषि की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी नीति उन सबसे कहती है, आप सभी प्लीज एंजॉय करिए, मैं थोड़ा डिनर का देख लेती हूँ। नीति की बात सुनकर साक्षी नीति से कहती है, चलो बेटा मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। इतने में ही रिया साक्षी को रोकते हुए उससे कहती है, आंटी आप यहाँ सबके साथ बैठो, मैं पंखू और सिया नीति की हेल्प कर देते हैं। रिया की बात सुनकर पंखू और सिया भी उसकी बात में हामी भरते हुए अपनी जगह से उठ जाती है कि तभी साक्षी उनसे फिर से कहती है, बेटा आप लोग बैठो ना, मैं कर देती हूँ, और फिर सब सर्वेंट्स भी तो है ना हमारी हेल्प के लिए। इस पर सिया साक्षी से कहती है, आंटी इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं ना कि आप आराम से बैठो, हम नीति भाभी के साथ जल्दी से डिनर रेडी कर देते हैं। सबको पता था कि अभी वो तीनों नहीं मानेगी, तो इस पर साक्षी ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर हाँ में हिला दिया कि तभी आस्था उन चारों की तरफ देख उनसे पूछती है, भाभी हम आस्था, सांझ और कृति आए क्या आपके साथ? इस पर नीति आस्था की तरफ देख हंसते हुए उससे कहती है, नहीं आस्था हम सब संभाल लेंगे, तुम तीनों प्रिंसेस के साथ रहो। आस्था अपना सिर हिलाती है और वो चारों किचन की तरफ चली जाती है। इधर रूह फिर से डेविल्स के साथ खेलने में और शैतानी करने में लग जाती है, तो वही अरु को अब वो रूह की डर वाली बात सता रही होती है। तभी उसका ध्यान पार्थ, माही, वीर और ऋषि पर पड़ता है, जो अभी साथ में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। अरु धीरे से उनकी तरफ आता है और माही के पास बैठते हुए उन चारों से कहता है, गाइज मुझे कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है आप लोगों को। ये बात बेबी और उसके पास से रिलेटेड है। अरु जल्द ही उन्हें सब बता देता है जो रूह से उसे पता चला है। अरु की बात सुनकर सबको एक शौक लगता है। तभी माही उन सबसे कहता है, इसका मतलब वो छोटी सी बच्ची ये सब 9 साल से फेस कर रही है और इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। उसका पास जो भी हो, पर परी की हालत और उसके रिएक्शन देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा होगा उसमें। मतलब यार थोड़ा सोचो कि इतने लंबे समय से क्या असर हो रहा होगा बच्ची के दिमाग पर उसका। तभी माही अरु की तरफ देख उससे कहता है, ऋषि की बात सही है अरु, तुम्हें कुछ भी करके उससे पूछना होगा, वरना वो बच्ची उसमें ही घुटती रहेगी। मॉर्निंग में देखा ना तुमने कि क्या हालत हो गई थी उसकी। तभी अरु माही का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, आप चिंता मत करिए भाई, आज कुछ भी करके किसी भी हालत में मैं प्रिंसेस को पूछ लूंगा। दिन के बाद मैं परी से बात करूंगा और आज भी चांसेस है कि बच्ची को अटैक्स आए, इसलिए मैं रात को यही उसके साथ ही रहूंगा। इस पर वीर अरु से कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा अरु, तुम परी के साथ ही रहो। अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है वो, और बार बार उससे पूछने से उसे वो सब फिर से याद आता है, तो ऐसे में हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि हमारी एक गलती उसकी जान ले सकती है। अरु उन चारों वीर, पार्थ, माही और ऋषि के साथ मिलकर रूह की तरफ ही देख रहा होता है, जो अभी अक्ष की गोद में बैठकर उसके साथ उसकी फोन में कुछ देखकर जोरों से हंस रही होती है। तभी अरु बिना अपनी पलकें झपकाए रूह की तरफ देखते हुए उन चारों से कहता है, कितनी ज्यादा मासूम और कितना सारा बचपना है ना उसमें, देखो अभी बिना किसी परेशानी और डर के कैसे खिलखिलाकर हंस रही है। तभी अचानक से अरु की आवाज में एक भारीपन आ जाता है और वो घबराते हुए उनसे कहता है, पर डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे कि बाबाजी ना करे कभी उसे कुछ हो गया और मैंने अपने बच्चे को खो दिया तो। इसके साथ ही अरु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि तभी माही अरु का चेहरा अपनी तरफ मोड़ लेता है। माही सबसे पहले तो अरु के बहते हुए आंसू पोंछता है और फिर उसके माथे पर एक किस करते हुए उसे अपने गले से लगाता है और उससे कहता है, चैप कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेबी को, और देखना कि कैसे बहुत जल्द वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम और ऋषि हो ना उसे ठीक करने के लिए, भूलो मत कि यू बोथ आर डॉक्टर्स एक्सेप्ट ओबीजीवायन एंड सर्जन्स। प्रिंसेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम दोनों पर ही है, तो दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी कमजोर पड़ गया तो दूसरा अपने आप टूट जाएगा। तो प्लीज बी स्ट्रॉन्ग माय बॉयज। माही की बात सुनकर अरु और ऋषि एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर दोनों रूह की तरफ देखते हैं, जहां युग अभी बहुत धीरे और प्यार से रूह की क्यूट सी नाक खींच रहा होता है, जिसकी वजह से रूह अपनी प्यारी प्यारी शक्लें बनाती है। अरु और ऋषि एक बार फिर से माही और साथ में वीर और पार्थ की तरफ देख उनसे कहते हैं, वी विल भाई। अरु और ऋषि की बात सुनकर वो तीनों थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। ऐसे ही कुछ पल बीतता है और फाइनली सब बड़े डिनर करने के लिए बैठते हैं। केएम मल्होत्रा हाउस और बाकी सब के घर में भी बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल होता है, जिस पर वो सब एक साथ बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। सब बच्चे भी बैठने ही वाले होते हैं कि तभी वेद रूह का एक हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, परी आज आप मेरे पास आकर मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको डिनर कराऊंगा। वेद की बात पूरी होती नहीं कि तभी अक्ष और युग भी मैदान में उतर आते हैं अपने बड़े भाई को टक्कर देने के लिए, और ऐसे ही वो तीनों लड़ते लड़ते डाइनिंग टेबल को अपना कुश्ती का अखाड़ा लड़ाई का मैदान बना देते हैं और किसी कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ने लगते हैं।
बेचारी रो किसी कुंभ के मेले में खोए हुए बच्चे की तरह उन तीनों की बीच में फंस जाती है, जहां उसके आसपास तो बहुत सी भीड़ है पर उस भीड़ में भी वो बिल्कुल अजनबी है। रो वहां से अपनी नजरें घुमाते हुए अरु की तरफ देखती है, जो उन तीनों की तरफ ही देख रहा होता है, पर जब उसकी नजर रो पर पड़ती वो एक पल के लिए डर जाता है। पर तभी अचानक से उसका सुपर पजेसिव और प्रोटेक्टिव मोड ऑन हो जाता है। अरु उन तीनों को वहां से दूर करता है और रूह को अपनी बाहों में ले लेता है, जो झट से किसी बंदर के बच्चे की तरह अरु के सीने से चिपक जाती है। उसे यूं डरा हुआ देख अरु उसे कस के अपनी बाहों में ले लेता है और उसके माथे पर किस करने लगता है। दूसरी तरफ वो तीनों रूह के डर से अनजान अपने ही झगड़े में लगे हुए होते हैं कि तभी उन्हें ऐसे लड़ता हुआ देख मयंक उन तीनों पर बरसते हुए उनसे कहता है, चुप बैठो तुम तीनों, और ये क्या लगा के रखा है? अरे वो बच्ची क्या कोई खिलौना है जिसे तुम तीनों मिलकर लेना चाहते हो? देखो कितना डर गई है वो तुम गधों की वजह से। तभी वो तीनों देखते हैं कि अभी मयंक के साथ साथ पूरी फैमिली भी उन्हें अपनी तेज नजरों से घूर रही होती है, और अरु तो उन तीनों की तरफ ऐसे देखता है कि जैसे वो उन तीन मासूम लड़कों को कच्चा ही खा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रोह उन तीनों को एक बहुत ही अफसोस वाली मुस्कान देती है। तभी अक्ष मयंक की तरफ देख थोड़ा डरते हुए उससे कहता है, बड़े पापा हम परी को डराना नहीं चाहते थे। अक्ष रोह की तरफ देख अपने दोनों कान पकड़ते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस भाई सॉरी है बेटा, आप प्लीज हमें माफ कर दो। वेद और युग भी झट से अपने अपने कान पकड़ कर रूह को सॉरी कहते हैं, जिस पर रूह अपनी पलकें झपकाकर उन्हें अपनी प्यारी सी स्माइल देती है। तभी अक्ष फिर से मयंक की तरफ देख उससे कहता है, देखो अभी तो प्रिंसेस ने भी हमें माफ कर दिया, प्लीज ना बड़े पापा, मुझे प्रिंसेस को खिलाना है, आप वेद और युग भाई को डांटो, उन्होंने झगड़ा शुरू किया। तभी ध्रुव अक्ष के सिर पर मारते हुए उससे कहता है, और तुम तो बहुत शरीफ बच्चे हो ना, जो चुपचाप यहाँ पे बैठे थे। तीनों के तीनों बिल्कुल एक जैसे हो, और रही बात परी को खाना खिलाने की तो उसके लिए अरू है, तो अभी बिना कोई शब्द अपने मुंह से निकाले चुपचाप अपना अपना डिनर करो। वो तीनों ध्रुव की बात सुनकर अपना मुंह बनाते हैं और सब बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, तो रोह अरू और पार्थ के बीच में बैठती है। तभी राघव उन तीनों की तरफ देख उनसे कहता है, बच्चों तुम लोगों को मैं एक बात बताता हूँ कि प्रिंसेस को खाना खिलाना जितना तुम्हें आसान लगता है ना, उतना है नहीं। राघव की बात सुनकर रोह अपना क्यूट सा मुंह फुला के अपने पापा की तरफ देखती है, तो वही अरु और कपूरस अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सांझ राघव की तरफ देख उससे पूछती है, मतलब अंकल? इस पर नीति सांझ के सवाल का जवाब देते हुए उससे कहती है, तुम लोगों को अभी तक पता नहीं है कि कितनी ज्यादा शैतान है ये लड़की, और खाने के मामले में तो बहुत बहुत ज्यादा नखरेबाज। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और ऐसा करते करते आधे से भी ज्यादा खाना अपने प्लेट से निकाल देती है। परी को खाना खिलाना तो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सिर्फ अरु और पार्थ ही पूरा कर सकते हैं, और उनके बिना पापा राघव, उन तीनों के बिना कोई इस शैतान को खाना नहीं खिला सकता। उसके लिए आप लोगों को बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे इसके आगे। नीति की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, तो वही रूह नीति की तरफ देख अपना बेबी फेस बनाकर उससे कहती है, भाभी मैं तो चुपचाप खा लेती हूँ ना, अच्छे बच्चे की तरह। वो तो मेरा टमी जल्दी से फूल हो जाता है, तो उसमें मेरी क्या गलती, आप मेरे टमी को डांटो, मुझे नहीं। तभी अरु रूह की चेयर को अपने पास खींचता है और उसके टमी को बहुत धीरे से रब करते हुए रूह से कहता है, हाँ सच कहा आपने बच्चे, आपका टमी ना बहुत नोटी है, आपकी तो बात ही नहीं मानता है, और जब देखो तब आपको तकलीफ देता रहता है। कोई बात नहीं, हम ना जल्दी जल्दी आपके इस छोटू से टमी को ठीक कर देंगे, तो फिर वो आपकी सारी बात भी मानेगा और आपको पेन भी नहीं करेगा, ओके? रूह अरु की तरफ देख अपना सिर हाँ में हिलाती है, और तभी अरु फिर से रूह से कहता है, तो चलो अभी जल्दी से आ करो लेट अरु, फिल यू विल लिटिल टमी। इतना कहकर अरु रोह को अपनी ही प्लेट से खाना खिलाने लगता है, पर जैसा कि हमें पता है कि हमारी प्यारी प्रिंसेस बिना अपने 100 नखरे दिखाए खाना नहीं खा सकती थी, तो आज भी बिल्कुल उसी तरह से रोह अरु को, मुझे ये नहीं खाना, टमाटर है, प्याज है, ये सब कहकर तंग कर रही थी, और जब अरु उसे खिलाने की कोशिश कर रहा था तब रोह अपना फेस इधर उधर घुमा देती है, जिसकी वजह से अभी अरु को सच में गुस्सा आने लगता है कि उनकी उसने पहले ही ये साफ साफ कहा था कि उसे खाने के साथ मस्ती करना, खाने की डिसरिस्पेक्ट करना पसंद नहीं है। रूह बार बार अरु से ये निकालो वो निकालो बोल रही थी। तभी अरु रूह की तरफ उसे घूरते हुए देखता है और फिर अपनी सख्त आवाज में उससे कहता है, चुप बिल्कुल चुप, बहुत हो गया आपका, और ये क्या लगा रखा है आपने, मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब सब्जियां निकाल दूं मैं इससे, तो फिर क्या खाओगे आप? जब देखो तब खाने के नाम से दूर भागना होता है मैडम को। अगर आपने अभी एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला ना परी, तो याद रखिए कि मैंने कल से आपको करेला, लौकी और ककड़ी का जूस पिलाना है सुबह शाम। अरु की बात सुनकर तो एक पल के लिए रूह की आंखें फटी की फटी और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, और वो खुद एक दूसरी दुनिया में खो जाती है, जहां उसे बड़े बड़े करेले,
लौकी और ककड़ी दिखाई देने लगती है जो उसके चारों तरफ घूम रही होती है। रो का छोटा सा मुंह अभी पूरी तरह से खुला होता है, जिसे देख अरू झट से उसके खुले मुंह में एक बड़ा सा चम्मच दाल चावल का डाल देता है और अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद करके वो खाली चम्मच रो के मुंह से निकालता है। जब रूह अपनी दुनिया से बाहर आती है तभी उसे अपने मुंह में दाल चावल का टेस्ट आता है, तो वो अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी अरू उसे अपनी आंखें दिखाते हुए उससे कहता है, पहले वो मुंह का निवाला फिनिश करो और फिर बात करो वरना गले में फंस जाएगा आपके। रूह जल्दी से अपने मुंह में जबरदस्ती से ठूसा हुआ निवाला ऐसे ही निगलने की कोशिश करती है, पर जब उसकी नजर अरू पर जाती है तो रूह उसे एक नर्वस सी स्माइल देती है और धीरे धीरे किसी अच्छे बच्चे की तरह वो अपने मुंह का निवाला चबाकर खाती है, क्योंकि अरू अभी उसकी तरफ ही देख रहा होता है। जब वो अपने मुंह का निवाला खा लेती है तब अरू उसे पहले पानी पिलाता है और फिर उससे कहता है, हाँ अभी आप बोल सकते हो जो आपको बोलना है। तभी रूह अपनी मासूम सी आंखों से अरू की तरफ देख उससे पूछती है, आप मजाक कर रहे हो ना अरू? आप मुझे वो गंदा सा और बहुत कड़वा वाला करेला नहीं खिलाओगे ना? और मुझे लौकी भी नहीं पसंद और ककड़ी भी नहीं खाना। इस पर अरू रूह को अपनी एक टाइट स्माइल देते हुए उससे कहता है, जी नहीं मेरी जान, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और जब बात आपकी और आपके हेल्थ की हो तब तो बिल्कुल भी नहीं, समझे आप? अरू की बात सुनकर रूह अपनी रुआसी शक्ल बनाती है और फिर ऐसे ही करके अपनी भयानक आंखें दिखाकर कर अरू रूह को पूरा खाना खिला देता है। जब बात उसके मेडिसिन की आती है तब रूह सच में रोना शुरू कर देती है और उसे ऐसे देख अरू चुपचाप से एक चम्मच में उसकी तीनों गोलियां क्रश करके उसका पाउडर बना देता है और फिर उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालता है जिससे वो थिक लिक्विड बन जाता है। फिर अरू धीरे से रूह की नाक अपनी चुटकी में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से रूह सांस लेने के लिए झट से अपना मुंह खोलती है और ठीक उसी समय मौके का फायदा उठाते हुए अरू उसे वो लिक्विड पिला देता है। मेडिसिन के गंदे और कड़वे टेस्ट की वजह से रूह अपना अजीबोगरीब मुंह बनाती है, पर अरू के डर से वो चुप रहती है। अरू, रूह और कपूरस को गुड नाइट और गुड बाय बोलकर सभी अपने अपने घर जाते हैं और जल्दी ही अरू रूह को लेकर उसके रूम में आता है। अरू रूह को बेड पर बिठाता है और फिर क्लोजेट रूम में जाकर वो रूह के लिए उसका नाइट ड्रेस लेकर आता है और साथ में अपना भी टी शर्ट और शॉर्ट निकालता है, क्योंकि अभी अरू का आधा सामान तो केएम में ही शिफ्ट करवा दिया गया था। अरू रूह को उसके कपड़े देते हुए उससे कहता है, परी जाओ बेटा जल्दी से चेंज करके आओ आप। इस पर रूह अपनी बच्चों वाली शक्ल बनाकर अरू से कहती है, अरू मैं थक गई हूं ना आप ही कर दो, नहीं तो मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। तभी अरू अपना सिर हिलाते हुए रूह से कहता है, अच्छा आओ मैं कर देता हूँ, पर अभी सोना नहीं है आपने, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अरू की बात सुनकर रूह को थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग जाता है कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। रूह अभी पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है और शायद उसे डर भी लगने लगता है, पर कहीं ना कहीं उसे पता था कि एक ना एक दिन अरू के सामने सब कुछ तो आने ही वाला है, तो उसने सोचा कि इससे पहले अरू अपने तरीके से सब पता करे वो खुद उसे सब कुछ सच सच बता देगी। अरू झट से रूह को उसकी नाइट ड्रेस पहना देता है और खुद भी अपनी टी शर्ट और शॉर्ट पहन लेता है, क्योंकि इस वक्त आज उसे कुछ भी करके रूह से वो सच पता करना ही था, इसीलिए वो दूसरी बातों में ज्यादा समय नहीं गवाता। अरू बेड पर बैठता है और रूह को अपनी गोद में बिठाकर उन दोनों को एक सॉफ्ट कंबल से कवर कर देता है।